दोस्तों, आप लोगों में से भी बहुत लोगों का सपना होगा विदेश में जाना, विदेश में जाके अपनी लाइफ सेट करना, वहाँ जाके पढ़ाई करना, वहाँ अपना करियर बनाना। बट अक्सर आप लोग यही सोच के रुक जाते हैं कि पता नहीं कितना खर्चा होगा, उसका प्रोसेस क्या है, कहाँ से अप्लाई करेंगे, कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करेंगे। और यही सब सोचते-सोचते करीब 2-3 साल पार हो जाता है, ना आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस मिल पाता है। तो आखिरकार दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे इसको अप्लाई किया जाए? नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य संघई, आपका करियर कोच। स्वागत करता हूं हमारे एडुकुप चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंट्री के बारे में, जहां कि आप बहुत कम ही बजट पे जाके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आप जो ड्रीम देख रहे हैं, उसको पूरा कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम बजट में। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या बहुत कम पैसे पे आप देख रहे हैं स्टडी करने के लिए, तो यही वो कंट्री है जहाँ कि आप अपना सपना साकार कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा सिंगापुर के बारे में, नेट पे भी रिसर्च किया होगा तो आपने पाया होगा सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जहाँ कि आप जाके लो बजट पे पढ़ाई कर सकते हैं। आज मैं आपको कोर्स बताऊंगा जिसमें कि आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, कोर्स है डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ये कोर्स आपका 1 ईयर का रहता है, जिसमें कि 6 मंथ आप स्टडी करते हैं और 6 मंथ आपको पेड इंटर्नशिप मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या ग्रेजुएशन भी हैं, तो भी आप ये कोर्स को कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, आप सभी का सपना होगा कि मैं यूएसए में या यूके में या ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में जाके स्टडी करूं, अपना लाइफ सेट करूं। बट दोस्तों, कहीं ना कहीं पैसे के कारण आप ये सब कंट्री नहीं जा पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप सिंगापुर में जाके अपना स्टडी और करियर स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, अगर आप यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाते हैं, तो आपको लैंग्वेज की मस्ट रिक्वायरमेंट होती है, जिसको कि हम आइल्स पीटीई के नाम से भी जानते हैं। उसके बिना आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहीं नहीं जा सकते हैं। बट सिंगापुर एक कंट्री है जहाँ की आपको लैंग्वेज कोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, और ना ही आपको यहाँ कोई आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है। भले ही आप कोई भी मीडियम से पढ़ाई किए हों, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, उड़िया मीडियम हो, तेलुगु मीडियम हो, आप कोई भी मीडियम से हैं, आप जाके सिंगापुर पे स्टडी कर सकते हैं। मेनली आज मैं आपको यहाँ हॉस्पिटैलिटी के कोर्स के बारे में ही बताऊँगा। अगर आप 10th हैं या 12 हैं, तो डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एडवांस डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही कोर्स में 6 महीने की स्टडी रहती है और 6 महीने की पेड इंटर्नशिप रहती है, और उस पेड इंटर्नशिप में आप जिस भी कंपनी पे जॉब करेंगे या इंटर्नशिप करेंगे, वहाँ आपको सैलरी भी दी जाती है। और सैलरी भी कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है। आप आराम से 70 से 80 हज़ार रुपया पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। अगर हम बात करें कि सिंगापुर जाने में आपका खर्चा कितना होगा, तो मैं बता दूं, वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। फिर भी एक अगर आप रफ़ पकड़ते हैं तो करीब 3,50,000 से 3,80,000 रुपये तक आपकी कॉलेज की फ़ीस होती है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग मीन्स कि इसके अलावा भी आपको वहाँ पे आपका रहने का और खाने का खर्चा बियर करना होता है, जो कि करीब 15 से 20 हज़ार रुपया प्रति माह के हिसाब से आपको आएगा। और अगर यही चीज़ हम यूएस, यूके से कंपेयर करें या उसके बारे में बात करें, तो करीब आप खाली फ़ीस देखते हैं तो फ़ीस ही करीब आपका 20 से 25 लाख या 25 से 30 लाख रुपए तक तो कॉलेज की फ़ीस होती है।
और अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात किया जाए तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन एंड अबाउट आपका 25 से 30 हज़ार रुपये कम से कम भी आपको प्रति माह लगेगा। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स पार्ट के बारे में। तो जिसमें कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या दरकार पड़ेगा सिंगापुर वीज़ा के लिए, सिंगापुर स्टडी अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो अगर आप 10th के बेस पर जा रहे हैं तो 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट। अगर आप +2 के बेस पर जा रहे हैं तो +2 का मार्कशीट, +2 का सर्टिफिकेट प्लस 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट। वहीं अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पर जा रहे हैं तो आपको तीनों का मार्कशीट और तीनों का सर्टिफिकेट, मतलब कि 10, 12 और ग्रेजुएशन। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप इसी की जगह US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या और भी कोई कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बैंक बैलेंस शो करना होता है। कम से कम 7-8 लाख से लेके किसी कंट्री में आपको 20 से 25 लाख तक भी बैंक स्टेटमेंट शो करना होता है। बट सिंगापुर में आपको कोई भी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, पर आप करंट उस जगह में रह रहे हैं उसके प्रूफ के लिए आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीना का आपका बैंक स्टेटमेंट देना होता है। नेक्स्ट एक और डॉक्यूमेंट जो कि आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। और फ़ोटो खिंचाते समय आप ध्यान रखें कि ना ही आप कोई चश्मा पहने रहें और ना ही कोई टोपी पहने रहें। इसके साथ में आपका फॉर्म फिलअप करते समय आपको एक डॉक्यूमेंट्स और लगता है जो कि है आपके पेरेंट्स का डिटेल्स। पेरेंट्स के डिटेल्स में या तो आपके फादर मदर हैं, उनका आधार लगेगा, या अगर आप भाई बहन के साथ रहते हैं तो उनका आधार लगेगा। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स पार्ट की, फ़ीस की। अब हम बात करेंगे कि सिंगापुर हम क्यों जाना चाहिए और सिंगापुर जाने से हमारा क्या फ़ायदा है। पहला दोस्तों कि अगर आप इंडिया की किसी भी कॉलेज से डिप्लोमा करते हैं तो करीब 1 से 1.5 लाख रुपए तक आपका खर्चा आता है। उसके बाद जब आप इंटर्नशिप में जाते हैं तो अगर काफ़ी अच्छी होटल भी है तो वो इंटर्नशिप के दौरान आपको 2 से 3 हज़ार रुपये से ज़्यादा की इंटर्नशिप सैलरी नहीं देगा। वहीं अगर आप सिंगापुर से स्टडी कर रहे हैं और 6 महीना पढ़ाई करने के बाद अगर आप वहाँ इंटर्नशिप करते हैं तो कम से कम भी आपको 60 से लेके 80 हज़ार रुपये तक इंटर्नशिप में आपको मिल सकता है। तो दोस्तों आप कोई भी स्टेट से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने पास के नियरेस्ट कोई भी कंसल्टेंट से मिल सकते हैं, उससे गाइडेंस ले सकते हैं, या आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, हम भी आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। सेकंड मीन्स दूसरे फ़ायदे की अगर हम बात करें तो दोस्तों आप सिंगापुर हो या किसी भी बाहर की कंट्री में जाते हैं, आप स्टडी करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं जिन्होंने MBA किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, और भी काफ़ी सारे डिग्रीज़ रहते हैं उनके पास, बट वो बड़ा बात करने में हिचकिचाते हैं या बड़ा सेम फील करते हैं। और ये होता क्यों है? ये होता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल की कमी से। तो जब आप एक बार सिंगापुर चले गए तो ऑटोमेटिक आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएंगे। उसका रीज़न है कि एक तो वहाँ पे आपको काफ़ी कंट्री के बच्चे मिलेंगे, स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनके के साथ आप इंटरेक्ट होंगे। और मेनली वहाँ जो लैंग्वेज यूज़ होता है वो इंग्लिश है। भले ही आपको इंग्लिश कम आती हो, लेकिन धीरे धीरे मजबूरन आप बात करते करते आप इंग्लिश सीख जाते हैं। और सीखने के बाद ऑटोमेटिक जब आप वहाँ पे 50 बच्चे 100 बच्चों से मिलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी हाई हो जाता है। भले ही आपके पास कोई स्किल नहीं हो, बट जब आप वहाँ से पढ़ के आएंगे तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल है, जिस कॉन्फिडेंस लेवल से आप किसी को भी बातों में उलझा सकते हैं या इम्प्रेस कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूँ कि बाकी की सारी कंट्रियों में से सिंगापुर की स्टडी फ़ीस काफ़ी कम है।
फोर्थ बेनिफिट के बारे में बात करें तो दोस्तों, सिंगापुर वैसे तो टोटली टूरिज़्म के ऊपर, हॉस्पिटैलिटी के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आप वहाँ से सब कोर्स करते हैं तो आपके लिए स्कोप काफ़ी हैं। और उससे भी अच्छी बात है कि पाथवे प्रोग्राम पर आप वहाँ से यूरोप हुआ, यूएसए हुआ, कनाडा हुआ, ये सब कंट्री में भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अच्छी अर्निंग्स। आप एक बार मान लीजिए कि आप सिंगापुर जाते हैं तो करीब आपका 3.5 से 4 लाख रुपए खर्च हो भी गया, तो भी आप एक साल में पढ़ाई करके, इंटर्नशिप करके आराम से 8 से 10 लाख रुपया सेव कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे काफ़ी सारे कैंडिडेट स्टूडेंट्स जो कि सिंगापुर स्टडी करके वापस आए हैं और वो आराम से 5 से 7 लाख रुपया सेव करके लेके आए हैं। अगला है दोस्तों, जो कि मैंने पहले बताया है, फिर से बता रहा हूँ कि बाकी सारी कंट्रियों के कंपैरिजन में सिंगापुर की फ़ीस काफ़ी कम है। उसके बाद है दोस्तों, आप बताइए मेरे को कि अगर आप इंडिया से होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं और यहाँ पे आपको कितने की जॉब लग जाएगी? 15,000, 20,000 और मैक्सिमम में करेंगे 25,000। चलिए अपने 25,000 भी पकड़ते हैं। 25,000 के हिसाब से अगर एक साल के लिए भी आप जॉब करते हैं तो करीब 3 लाख रुपए आपकी अर्निंग्स होती है। वहीं अगर आप सिंगापुर में स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के दौरान 6 महीना की आपकी स्टडी रहेगी, 6 महीना की आपकी पेड इंटर्नशिप रहेगी और 6 महीना के पेड इंटर्नशिप में आप 60 से 70,000 रुपये के हिसाब से आप खुद से हिसाब कर लीजिए कि आपकी अर्निंग्स कितनी है। इसके बाद जब आपके 6 महीना की स्टडी चलती है तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो स्टडी होती है सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे, वो भी सिर्फ 4 घंटे की, और सैटरडे एंड संडे आपकी छुट्टी होती है। जब आप मंडे टू फ्राइडे 4 घंटा की क्लास कर रहे हैं तो भी आप कम से कम डेली का 8 घंटा पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि सिंगापुर गवर्नमेंट के तरफ से ये इलीगल है, बट जितने भी स्टूडेंट जाते हैं सर्वाइवल के लिए वहाँ जाके पार्ट टाइम जॉब करते हैं। कोई 4 घंटा करता है, कोई 6 घंटा करता है, कोई 2 घंटा करता है, बट वो करते हैं। और ध्यान रखिए दोस्तों, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको सिंगापुर के कोई भी रूल्स को नहीं तोड़ना है। जैसे कि वहाँ के ट्रैफिक नियम हैं, आपको उसको फॉलो करना है। जो वहाँ की लेडी हैं, जो गर्ल्स हैं, किसी के भी साथ आपको मिसबिहेव नहीं करना है। वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उनका रिस्पेक्ट करना है। और साथ ही में आप लोगों को पैसे के लिए कोई भी इलीगल काम नहीं करना है जो कि सिंगापुर के रूल के ख़िलाफ़ हो। नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर इंडिया से आप डिप्लोमा करके सिंगापुर जाते हैं जॉब खोजने के लिए, तो वहाँ आपको एस पास नहीं मिलेगा। अब आपके मन में चल रहा होगा कि एस पास क्या होता है, तो एस पास के लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। अभी के लिए जान लीजिए एस पास एक प्रकार का वीज़ा है, ठीक है। तो चलिए हम वापस पॉइंट पे आते हैं कि अगर आप डिप्लोमा करके इंडिया से जाते हैं तो आपको एस पास नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पर मिलेगा WPA, जिसको कि हम वर्क परमिट बोलते हैं। बट उसमें परेशानी क्या है कि अगर आपने इंडिया से डिप्लोमा किया है और आप WPA पे वहाँ काम कर रहे हैं तो आपके वेजेस, आपकी सैलरी आपको काफ़ी कम मिलती है। लेकिन वहीं अगर आपने सिंगापुर से पढ़ाई की है तो आपको एस पास ईज़िली मिल जाता है। आपके 6 महीना इंटर्नशिप के बाद भी आप एस पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कारण से फर्स्ट ईयर में एस पास नहीं मिला तो आप वहाँ से वापस इंडिया आने के बाद सेकेंड ईयर में भी एस पास अप्लाई कर सकते हैं, या नेक्स्ट फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए आपके लिए एक रास्ता खुल जाता है एस पास के लिए। क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट पहला प्रेफरेंस उसी को देती है जिसने सिंगापुर से पढ़ाई की है, सिंगापुर से कोर्स किया है। तो दोस्तों
अभी तक आपको सारी बातें तो समझ में आ गई होगी कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोज हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं कि यहाँ पे कॉलेज के एडमिशन्स के डेट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ हर 3 महीने में इनटेक होता है। आप अपने आसपास के नियरेस्ट काउंसलर से जाके मिल सकते हैं या हमें भी बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैंने इंडिया के काफ़ी सारे डिप्लोमा कॉलेज विज़िट भी किया है, बट इंडिया के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि इंडस्ट्री मांगती है। और वही एक मेन रीज़न है कि इंडिया से पढ़े हुए बच्चों की सैलरी ज़्यादा नहीं होती है, उनको ज़्यादा अच्छा पैकेज नहीं मिल पाता है। दोस्तों इतनी सारी बातों में आपको समझ आ ही गया होगा कि सिंगापुर में क्या फ़ायदे हैं और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो आप जानते हैं। सिंगापुर बहुत अच्छी कंट्री है स्टडी के लिए। वहाँ से अगर आपने पढ़ाई की है तो सर्टिफिकेट की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद हम बात करेंगे वीज़ा के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे वीज़ा का सक्सेस रेशियो जो है 85 to 90% है। मतलब कि 10 से 15% वीज़ा रिजेक्शन होता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एक छोटी सी अमाउंट आपको एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में कॉलेज को देनी होती है। पर कोई भी कारण से अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या आप रिजेक्शन कैटेगरी में आ जाते हैं तो वो आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है जो कि नॉन रिफंडेबल होता है वो आपको वापस नहीं दिया जाएगा। दोस्तों इसी जानकारी के साथ अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया सिंगापुर स्टडी के बारे में, क्या वहाँ के फ़ायदे हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या इंटेक्स हैं, क्या आप काम कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिलती है। और इन सब के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है सिंगापुर एजुकेशन को लेके तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे पूछ सकते हैं या आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों का सवाल का जवाब दे पाऊँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।